अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले आयरन मैन वर्सेस शूरी की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आयरन मैन और शूरी की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करा था और मैंने उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिया था, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। तो उस वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इसलिए इस बार मैं दोबारा से एमसीयू के पप्पा यानी टोनी स्टार्क के ऊपर बात करने वाला हूँ और उनका इन्फिनिटी वॉर के अंदर क्या रोल था। सो गाइस, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके मूवी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत बड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो स्पॉयलर्स की परवाह किए बगैर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टोनी स्टार्क को देखते हैं पार्क के अंदर, जो कि पेपर पॉट के साथ घूम रहा होता है। और उस टाइम हमें पता चलता है कि उसका जो आर्ट रिएक्टर लगा हुआ है वो उसने अपनी मर्जी से लगाया है, उसको अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बताता है ये मेरी सेफ्टी के लिए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ये कभी कोई हमारा पुराना दुश्मन सामने आ जाए तो मैं हर वक्त उसके लिए तैयार रह सकूँ। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया था कि यानी कि इसका जो सूट है वो इस आर्ट रिएक्टर के अंदर ही है, जो कि टोनी स्टार्क ने नया बनाया है। और ये मैंने आपको पहले ट्रेलर के अंदर ब्रेकडाउन में बता दिया था कि टोनी स्टार्क का आर्मर जो होगा उसका आर्क रिएक्टर के अंदर से निकलेगा और वो जो उसने जैकेट पहनी हुई है वो एक आर्मर के अंदर बदल जाएगी। और मूवी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमें टोनी स्टार्क के नए सूट का जो फर्स्ट लुक मिलता है वो तब मिलता है जब एबनी मॉ और कल ऑब्सिडियन उसके सामने आके खड़े हुए होते हैं और हल्क बेचारा हल्क बनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बन नहीं पाता। तो उस वक्त टोनी स्टार्क जो है अपना नया सूटअप करता है, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ब्लैक पैंथर के सूट जैसा है, लेकिन मैं कहूँगा ये ब्लैक पैंथर के सूट से बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। और ये यानी ब्लैक पैंथर यहाँ तक उसको पहुँचने में भी 10-15 साल चाहिए। और हमने उसके सूटअप का तरीका भी देखा था कि उसने सिर्फ अपने आर्क रिएक्टर के ऊपर टैप करा और उसका पूरा सूट उस आर्क रिएक्टर के अंदर से आके उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। और उसके साथ यही नहीं, उसने सूट बनाने के साथ ही अपने हाथ में शील्ड भी बनवाई, जिससे उसने कल ऑब्सिडियन पे हवार को रोका भी। और उसके साथ साथ हमने उसके नए रिपल्जर्स को भी देखा, जो कि उसके सिर्फ हाथों में से नहीं उसके पीछे से बहुत सारी डिक्स निकली थी। इसको देख के मुझे Ben 10 का अल्टीमेट एको याद आ गया। उसके पास भी ऐसी डिक्स निकलती थी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पर मैंने देखा कि टोनी के अंदर से ऐसी डिक्स टाइप की चीज़ें निकल रही हैं जो कि उसकी रिपल्जर रेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और इसी बैटल में हमने टोनी के सूट की बहुत नई नई चीज़ें देखी कि किस तरह वो नए नए वेपन्स अपने सूट से ही जनरेट कर सकता है। हमें टोनी स्टार्क को देख के जो है डीसी का साइबॉर्ग याद आ गया, क्योंकि साइबॉर्ग के पास इसी तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो कुछ भी जब चाहे अपने बॉडी से बना सकता है। लेकिन टोनी स्टार्क ने अपने सूट की मदद से ऐसा कर लिया है कि वो जब चाहे कुछ भी बना सकता है। वो अपने विंग्स पैदा कर सकता है, वो अपने रॉकेट बूस्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट दे सकता है, वो नए नए वेपन्स बना सकता है, नई नई गन्स बना सकता है अपने हाथ से ही। इसके बाद हम बात करेंगे टाइटन वाली फाइट के ऊपर, जिसमें टोनी स्टार्क का बहुत बड़ा हाथ था स्टार लॉर्ड के साथ मिलकर एक प्लान बनाने में। और यहाँ पे मेरे ख्याल में मूवी की सबसे ज़बरदस्त फाइट हुई थैनोस के साथ। इस फाइट के दौरान ही हमने देखा कि टोनी का सूट क्या क्या करने के कैपेबल है। मतलब वो उसका जो सूट है उसको यानी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर ही सब कुछ है। यानी कि जैसे हमने देखा कि उसको हल्क से लड़ने के लिए एक हल्क बस्टर की ज़रूरत थी, लेकिन उसको हल्क बस्टर की भी अब ज़रूरत नहीं है। वो अपने अंदर से जब चाहे शील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वो बड़े बड़े कैनन्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे बड़ी क्वांटिटी में रिपल्जर्स रेज निकलती हैं। और यहाँ तक कि हमने देखा कि उसने बहुत तरह के पंचर्स और अपने लेग्स को भी मॉडिफाई कर दिया, जिससे उसने थैनोस के मुंह पर मार के खून भी निकाल दिया था। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त थैनोस के हाथ में 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे। और इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि टोनी जब थैनोस से बिल्कुल अकेले लड़ रहा होता है तो थैनोस जो है उसके सूट को एकदम चीर फाड़ रहा होता है, लेकिन उसी नैनो सेकंड्स के अंदर उसका सूट जो है दोबारा रीजनरेट भी कर रहा है। और एक ये नया फीचर है जो हमने सूट में देखा है। हमने इससे पहले ये एमसीयू के अंदर आज तक किसी भी सुपर हीरो के पास ये फीचर नहीं देखा कि उसका एक तो इतना सुपर सूट है, उसके अलावा वो उसी वक्त फौरन उसको जो है रीजनरेट भी कर रहा है। मतलब थैनोस ने उसका हेलमेट उसके मुंह से निकाल के खींच के फेंक दिया, तो टोनी स्टार्क ने उसको फौरन ही दोबारा से रीजनरेट कर लिया। इसी तरह थैनोस ने जब उसको पावर स्टोन से मारना शुरू करा तो उसका आर्मर काफ़ी जगहों से फट गया था, लेकिन उसने उसी वक्त ही उसको दोबारा से रीजनरेट कर लिया अपने आर्मर को। तो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क का आर्मर जो है एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से हील होता है, खुद से काम करता है, इसी तरह टोनी का सूट भी खुद से ही काम कर रहा है। अगर हम इस सूट की फायर पावर की बात करें तो वो तो यानी बहुत हाई है। इस सूट के अंदर हर तरह के मिसाइल्स, हर तरह के रॉकेट्स, हर तरह की गन्स, हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि थैनोस जैसे विलन से मुकाबला करने में काम आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जब थैनोस से लड़ रहा होता है, लेकिन थैनोस भी फिर थैनोस है और उसके हाथ में 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं, वो टोनी स्टार्क के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो उसको बस मारने ही वाला होता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी जान के बदले टाइम स्टोन थैनोस को दे देते हैं, तो इसलिए टोनी की जान बख्श दी जाती है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि इन्फिनिटी वॉर एंडिंग एक्सप्लेन। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ टोनी स्टार्क की बात करूँगा तो हम अपनी टोनी स्टार्क की स्टोरी पर ही कंटिन्यू करते हैं।
तो हमें पता चलता है कि जब थैनोस चुटकी बजाता है उसके बाद जो है आधी से ज़्यादा एवेंजर्स और हीरोज़ वगैरह सब मरना शुरू हो जाते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर आधे लोग खत्म हो जाते हैं और सिर्फ आधे लोग बचते हैं। इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि ये कोई थैनोस ने अपनी मर्जी से नहीं करा है, ये स्टोन्स ने अपनी मर्जी से यानी रैंडमली करा है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। इसमें थैनोस की कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि अगर थैनोस की मर्जी होती तो वो सबसे पहले टोनी स्टार्क को खत्म करता, क्योंकि थैनोस जानता है कि टोनी स्टार्क के पास कितना ज़्यादा दिमाग है और कितनी ज़्यादा नॉलेज है, और टोनी स्टार्क थैनोस के ऊपर काफ़ी भारी भी पड़ चुका है। लेकिन हम आखिर में देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी आधी पॉपुलेशन के साथ खत्म हो जाते हैं और टोनी स्टार्क और नेब्यूला सिर्फ जो हैं टाइटन प्लेनेट पे रह जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आयरन मैन का सूट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और वो दोबारा हील भी नहीं कर रहा था, और वहाँ पे सिर्फ अब नेब्यूला बची है, और वो जिस जहाज़ के अंदर आई थी वो जहाज़ भी उसने लाके थैनोस के मुंह पे मार दिया था। तो अब वो दोनों वहाँ से निकलेंगे कैसे? तो इसका जवाब भी हमें थैनोस ने दिया था टोनी से बात करते हुए कि ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, मतलब जो नॉलेज का कर्ज है वो सिर्फ टोनी स्टार्क के पास नहीं है। यानी कि थैनोस को भी इस बात का अंदाज़ा है कि टोनी स्टार्क के पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है और वो कितना भारी पड़ सकता है थैनोस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से वो नेब्यूला के साथ मिलकर उस प्लेनेट से आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे हमारी टोनी स्टार्क की जर्नी खत्म हो जाती है इन्फिनिटी वॉर के अंदर। हमने देखा कि टोनी स्टार्क ने कितना मेन रोल प्ले किया थैनोस से लड़ने में, और हमें इस मूवी के साथ ये पता चल गया कि एवेंजर्स 4 के अंदर टोनी स्टार्क का रोल इस मूवी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी आधी यूनिवर्स कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि टोनी स्टार्क जिंदा रह सके। और वो जाते जाते ये भी बोलते हैं कि द एंड गेम इज ऑलरेडी बिगन, यानी कि आखिरी खेल अब शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी तक हमने जो सब कुछ देखा वो सिर्फ एक गेम की शुरुआत थी, असल गेम जो है अब यहाँ से शुरू हुआ है। और इस एंड गेम वाले डायलॉग से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है एवेंजर्स 4 जो अनटाइटल है उसका टाइटल ही यही हो, या द एवेंजर्स एंड गेम। लेकिन खैर है, वो तो हमें कुछ दिन में अभी पता चल ही जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी टोनी स्टार्क का रोल और जर्नी। अब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आयरन मैन वर्सेस शूरी, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कोई है ऐसा एमसीयू के अंदर जो आयरन मैन के सामने खड़ा हो सके। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब ये है कि आयरन मैन एमसीयू का बाप है और बाप के सामने कोई नहीं टिक पाता। पिछली वीडियो में लोगों को यही शिकायत थी कि मैं आयरन मैन का नाम लेने में इतना हिचकिचा क्यों रहा हूँ, कि मैंने जब शूरी से इसका कंपैरिजन करा और सारे पॉइंट्स जब आपके सामने लगे तो मैंने टोनी स्टार्क का नाम क्यों नहीं लिया। मैंने नाम उस वक्त इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं टोनी का नाम उस वक्त सीधा सीधा ले लेता तो बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोलना शुरू कर देते कि भाई ये तो टोनी का फ़ैन है इसलिए ये टोनी की साइड लेगा और ये टोनी के अच्छे अच्छे पॉइंट बताएगा। इसलिए मैंने उस वक्त आपके सामने कोई डिसीजन अपना दिया नहीं था और मैंने आप पे छोड़ दिया था कि आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। लेकिन इस बार इन्फिनिटी वॉर के अंदर मैंने आयरन मैन का नया सूट देखा और उसकी अप्रोच देखी थैनोस के लिए, तो मैं अब ये बिना हिचकिचाए कह सकता हूँ कि भाई टोनी स्टार्क का मुकाबला किसी से नहीं है एमसीयू के अंदर। और ब्लैक पैंथर को अभी टाइम चाहिए और शूरी तो अभी बच्ची ही रहे, तो टोनी स्टार्क के कंपैरिजन की है ही नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं टोनी स्टार्क का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने माना है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल व्यूअर के लिहाज से बात कर रहा हूँ क्योंकि आयरन मैन के सूट का कंपैरिजन करके देख लीजिए। एक नैनो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो ब्लैक पैंथर और शूरी की टेक्नोलॉजी चोरी कर ली आयरन मैन ने, लेकिन भाई आप ये भी तो देखो कि इसकी टेक्नोलॉजी में और उसकी टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो एक बार सूट बन गई और वो सूट वापसी उतर सकता है और चढ़ सकता है, लेकिन टोनी स्टार्क का सूट एक बार चढ़ गया और अगर फट गया तो वो दोबारा रीजनरेट भी हो सकता है। और उसके साथ सूट के अलावा वो नए नए वेपन्स, शील्ड्स, कैनन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है उस सूट के ज़रिए बना सकता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी कहेंगे कि भाई ब्लैक पैंथर को रीजनरेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका सूट वाइब्रेनियम से बना हुआ है। वाइब्रेनियम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, तो उसको कोई फाड़ेगा तो उसको रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि भाई वाइब्रेनियम भले स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हो लेकिन उसको भी काटा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि विजन की बॉडी भी जो है वो वाइब्रेनियम की बनी हुई है, लेकिन कॉर्वस ग्लेव की जो स्टाफ थी उसके ज़रिए, उसकी ब्लेड के ज़रिए विजन की वाइब्रेनियम बॉडी के आर पार हो गई वो ब्लेड। तो आप सोच सकते हैं कि जब विजन जो है कि यानी पूरा का पूरा वाइब्रेनियम का बना हुआ है और उसके बॉडी के आर पार हो जाए एक ब्लेड, तो उससे ब्लैक पैंथर का सूट तो मेरे ख्याल में आराम से फट सकता है। और अगर उसका सूट फट गया तो वो फिर रीजनरेट कैसे करेगा। और ब्लैक पैंथर के सूट में कोई इतनी खास फायर पावर्स नहीं है, सिर्फ वो उसके स्किल्स हैं। और हमने देखा कि वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। लेकिन टोनी स्टार्क का जो सूट है वो खुद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यानी टोनी की सोच के हिसाब से चल रहा है। अगर टोनी को किसी चीज़ को ब्लॉक करना है तो उसके लिए वो फौरन शील्ड बना देगा, टोनी को किसी चीज़ के लिए बूस्ट चाहिए तो वो उसके लिए नए रॉकेट बूस्टर्स बना देगा। मतलब वो टोनी की सोच के साथ साथ चल रहा है। सो गाइस, ये थी मेरी डिस्कशन टोनी स्टार्क की जर्नी के ऊपर, उसके रोल के ऊपर इन्फिनिटी वॉर के। और मैंने कुछ बातें भी डिस्कस करी जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी आपके साथ, लेकिन इस बार एक नया ही मोड़ ले लिया इस वीडियो ने। और आप मुझे अब कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि मार्वल का बाप टोनी स्टार्क है या नहीं। ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और अगर आप मेरी इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा
और मुझे सजेस्ट करें कि मैं अब कौन से इन्फिनिटी वॉर के कैरेक्टर के बारे में वीडियो बनाऊँ। अगर आपने अभी तक मेरी थॉर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जाके देखें, उसके अंदर मैंने थॉर की पूरी जर्नी को डिस्कस करा है। सो गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।